सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में बात करेंगे मसला फ़लस्तीन के हवाले से, जो एक बार फिर आलमी खबरों का मरकज है। पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा के जरिए इसराइल को तस्लीम ना करने का मौक़िफ़ दोहरा दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी आज नेशनल असम्बली में बात की। न सिर्फ नेशनल असम्बली में बल्कि आज उन्होंने एक ट्वीट भी की जो कि बड़ा अहमियत का हामिल है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप के 20 निकात हमारे नहीं हैं। इसराइल के हवाले से कायद आज़म की पॉलिसी पर कार फरमा है और पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए बाअसर यूरोपीय मुल्क से राब्ते में हैं। पाकिस्तान में नाजरीन, इस्लामी जमातों ने फ़लस्तीन के हक में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज मुजाहरे किए। दूसरी जानिब अगर हम बात करें जो सारी सूरत हाल है, गजा में हमास क़यादत जंगबंदी मंसूबे पर मुत्तफिक नहीं हो सकी है। अब तक ये खबरें सामने आ रही हैं, अलबत्ता जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो अभी तक नहीं आई। ये BBC इस हवाले से कोट कर रहा है, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आज ये कह रही है कि इजराइल फ्लोटेला को रोक कर ये साबित कर रहा है कि वो कहत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उधर UN के इदारे यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के मुताबिक इजराइल बड़े पैमाने पर कत्लेआम की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता का देरीना मसला हल के करीब है। लेकिन सवाल यह है कि इस्लामी ममालिक के मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद कैसे ये मुमकिन हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब ख्वाब देख रहे हैं और जो मामला इस वक्त बन चुके हैं, इस पर एहतशाम साहब हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, उनका तज्जिया भी लेते हैं। दीगर गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। एहतशाम साहब, क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि पाकिस्तान में हम देख रहे थे जो हुकूमती जमात हैं उनके अंदर से ही आवाज़ें भी उठ रही थी, जो वॉइसेस रेज हो रही थी, और जो एक अवाम के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से कि क्या हमारी पॉलिसी है इस सिचुएशन में, ये बड़ी ज़रूरी थी। और आज बहुत अच्छा हुआ कि तर्जुमान दफ्तर खारजा उनकी जानिब से भी एक ये बयान आ चुका कि इसराइल पर जो उसको किसी तौर पे हम तस्लीम नहीं करते, इस मौक़िफ़ को भी दोहराया गया। और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा जो इसहाक डार हैं और नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने भी नेशनल असम्बली में जो खिताब किया। अब सारी सिचुएशन में जो क्लैरिटी आ चुकी है, उसके बाद हम जो सारी सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं, कैसे क्या ये जो तमाम ममालिक हैं, अरब कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान बशमूल इस्लामी ममालिक, ये दोबारा राब्ता करेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप से जो 20 निकात में रद्द-ओ-बदल के हवाले से जो मामलात हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार बाकायदा तौर पर ऑफिशियली किया जाएगा। क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है आपका आमना? मैं अपने तजिए से पहले आपको बड़ी खबर दे देता हूँ इस हवाले से। देखें, जो आपने कहा ना कि क्या राब्ता करेंगे, तो ये फ़ैसला हो गया है। मेरी इत्तला ये है कि जिस तरीके से आज आपने इसहाक डार साहब की बात सुनी, दो शख्स जो है ना, एक तो अपना सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर और कतर के फॉरेन मिनिस्टर जो है ना, वो मुसलसल इसहाक डार साहब के राब्ते में हैं। और इत्तलात ये आ रही हैं, बताया जा रहा है कि अब ये मिल के 8 ममालिक जो हैं उनसे भी रब्ता किया जा रहा है कि किसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप तक ये बात पहुँचाई जाए कि जी एक तरफ तो आपने ये जिसमें तारीफ़ कर दी गई थी, जिसको वो कह रहे हैं कि जी ये जो ड्राफ्ट बना के भेजा गया था ये हमारा नहीं है, जिसमें आपने तब्दीलियाँ की थी और इसको तब्दीलियाँ तब करके तो इसका फ़ायदा उठाया इसने इसराइल ने। एक तो वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी हमने तो किसी स्टेट पे नहीं कहा था कि 2 स्टेट होनी नहीं चाहिए, 2 स्टेट होंगी, यरूशलेम जो वो दारुल हुकूमत होगा, ये सारी बातें तय हो गई थी। और जिसको कहते हैं गज़ा से लोगों को नहीं निकाला जाएगा, और ये कि हमास का कहीं ना कहीं नाम लिए बगैर कि वहाँ के लोगों का अपना रोल होगा कि वो तय करेंगे कि उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये सारी चीज़ें हटा दी गई थी। अब क्योंकि लग रहा है कि जिस तरीके से आपने देखा जब से यह मुआहदा हुआ है, आपने देखा रोज़ाना की औसतन जो है ना वो 100 लोगों को मारा जा रहा है वहाँ पे। सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है। बाय द वे आमना, कल जब ये मामला आपने देखा फ्लोटेला वाला हुआ था, कल आलमी पूरी दुनिया में अदम तशद्दुद का आलमी दिन मनाया जा रहा था। जिस दिन मनाया जा रहा था उस दिन ही आपने देखा कि किस बुरे तरीके से आपने देखा 37 ममालिक के लोग वहाँ गए हुए थे 40 कश्तियों में, उनके साथ जो सलूक हुआ, मारा गया, गिरफ्तारियाँ की गई। अब सूरत हाल हमने वहाँ पे प्रैक्टिकल ये है, कहा जा रहा है कि टोटल 20 लाख की आबादी में 8 किचन काम कर रहे हैं
और वो कह रहे हैं बिल्कुल नाकाफ़ी है, 70% लोगों को खुराक नहीं मिल रही है। और ये साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 10 लाख अफराद जो है ना 6 लीटर पानी से महरूम हैं। और जिस तरीके से वहाँ पे ज़िंदगियाँ कहत ज़दा लोगों के लिए मसाइब व मुश्किलात पैदा हो रहे हैं, उसको बढ़ता हुआ लोग देख रहे हैं। और ख़तरात इस बात का, जिसका थोड़ा सा आपने भी हिंट किया, कि वो तैयारी कर रहे हैं नेतन्याहू कि वो मुकम्मल तरीके से एक दफ़ा फिर चढ़ाई करे। और ये तय किया गया था, जो सागदार ने भी किया, कि ये जो अपना वेस्ट बैंक है इसको इनेक्स नहीं किया जाएगा। अब लग रहा है कि तैयारी में है कि उसको इनेक्स किया जाएगा। अब ये इस हवाले से जो गारंटर बने हुए थे, जो कह रहे थे कि मैं खुद पीस प्लान को मैं ओवरसी करूँगा, और टोनी ब्लेयर को भी अगर से कंट्रोवर्शियल आदमी को शामिल किया इन्होंने, और लेकिन इसके बावजूद आपने देखे सूरत हाल से निकलती चली जा रही है। आज के बाद जो अंदाज़ा है हमने, जो इसहाक डार साहब की असम्बली में तकरीर है, और फिर जो आप देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ जो राब्ते हो रहे हैं, मेरी इत्तला है वो यही कि एक आध दिन के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया जाए कि ये जो मजीद उन्होंने फैसला किया हुआ है नेतन्याहू ने कि वाइप आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी फॉर राइट जो पार्टी के उनके बंदे काबीना में हैं, वो कह रहे हैं कि तुम हार गए हो, जब सब कुछ छोड़ के आ गए हो, जबकि वहाँ कहा जा रहा है सब कुछ उसने हासिल किया था। इसके बावजूद तो 1-8% भी जो है ना रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको अपनी कोलेशन का खतरा पड़ गया। वैसे भी नेतन्याहू पे करप्शन के चार्जेज हैं, उस पर भी उसकी बीवी पे वो कहा जा रहा है कि जिस दिन हटेगा वो गिरफ्तार हो जाएगा। तो वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी काबीना को बचाने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। अब सवाल ये कि ओनस किस पे है। मेरा ख्याल है इस वक्त जब तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरवीन नहीं करेंगे, और अभी तो आप देख लें सूरत हाल क्या बन गई है कि उन्होंने अपने को 200 से ज़्यादा जर्नलों को वहाँ बुलाया पेंटागन में, और उनको जो लाइन दी गई है, मैं तो हैरान हूँ अमेरिका में अब क्या होने जा रहा है। अच्छा। वो कह रहे हैं कि दुनिया में हम जंगें नहीं कर रहे, जर्नलों को कहा है आप वो बात सुनेंगे जो हम आपको कह रहे हैं। मुल्क के अंदर जो कहते हैं, जो मुजाहरे होते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो दुश्मन हैं ट्रंप के, उनको ख़त्म करने के लिए आप इस्तेमाल होंगे। और साथ उन्होंने ये भी कह दिए, हैक्सेट जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, जिसको वारा खाता है साथ रहे, जिसने रिजाइन करना है जर्नल ने चला जाए। तो देखें सूरत हाल कितनी तेज़ी के साथ बिगड़ रही है। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप को मुश्किल पड़ गई है कि अपने आप को वहाँ कैसे बचाना है, अपने खिलाफ जो लोग हो गए हैं उनसे बचने के लिए किस तरह सिक्योरिटी फोर्स को तो पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जिस तरह बॉर्डर अपना के लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो बाकायदा फौज को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो देखना ये कि क्या उनको इतनी फुर्सत होगी कि जो उन्होंने वादा किया है, मुआहदा किया है, उस पर अमल दरामद करा सके। 8 मोहल्ले के लोग परेशान हैं, तेजी के साथ राब्ता हो रहा है। आज या कल में कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बाकायदा इस हवाले से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, या मैसेजिंग शुरू हो जाएगी क्या करना है। और इन द मीन टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि हमास जो है वो भी स्टडी कर रहा है, और उसके बाद उनका कोई रिएक्शन आएगा। तो चांद साहब साथ ही रहिए। अगले गेस्ट की जाने पड़ते हैं। उस्मान वड़ाइच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। उस्मान साहब, ये अब जो सारी सिचुएशन आपके सामने बनी है, आज पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि इस हवाले से प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं फ़लस्तीनियों के और गज़ा के हक में, और साथ साथ जो हमारे सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, गज़ा को एड पहुंचाने के लिए मौजूद थे वहाँ पर, और उनको भी अरेस्ट किया गया। और उनकी हम देख रहे हैं अल जज़ीरा पर उनकी अरेस्ट की फुटेजेस भी चल रही हैं। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो एफर्ट कर रहा है, यूरोपीय ममालिक से राब्ते में भी है, और कुछ ये भी इजराइल से भी इतलात आ रही हैं, वहाँ का जो मीडिया कोट कर रहा है कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा, जो लोग अरेस्टेड हैं, और इनको यूरोपीय किसी मुल्क में डिपोर्ट किया जाएगा इन अरेस्टेड लोगों को। अब जो सारी सूरत हाल है, और उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो AFP भी रिपोर्ट कर रहा है, UN ये बता रहा है कि जो इनके प्लान्स हैं इजराइलियों के, वो क्लैरिटी से बता रहे हैं कि UN का ये कहना है कि जो सेफ जोन्स इन्होंने गज़न्स के लिए बनाए हैं कि यहाँ से निकलें और वहाँ जा सकते हैं, वो सेफ जोन्स नहीं हैं, वो भी डेथ प्लेसेस हैं इनके लिए कोई महफूज मकामात नहीं बनाए गए। दूसरी जानिब हमास भी इन द मीन टाइम हम देख रहे हैं कि वो रीड कर रहा है उस मुसवदे को जो कि 20 पॉइंट्स के नाम से गज़ा पीस प्लान तरतीब दिया गया, लेकिन अब पाकिस्तान और जो कतर जैसे ममालिक हैं वो ये कह रहे हैं ये वो मुसवदा ही नहीं है। एक डेडलॉक फिर नज़र आ रहा है। किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा और क्या होगा अब आगे, क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में कि एक फरीक जो है वो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि बदनीति पर मबनी जो है उसके बयानियां है, डिस्कोर्स है जो पूरी दुनिया के अंदर पैडल कर रहा है। और बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है कि अमेरिका जो कि सुपर पावर है वो अपनी इक़दार और इखलाकी कदरें जो है वो मुकम्मल तौर पे खोता चला जा रहा है। जो एक उनके पास लेवरेज था, जो माइलेज था डोनाल्ड ट्रंप के पास, इस मुसवदे के बाहर आने के बाद जिस तरह से मुस्लिम लीडरशिप कह रही है कि हमसे ये डिस्कशन का पार्ट ही नहीं था जो इसके अंदर साइन किया गया, क्योंकि सारे का सारा जो मुसवदा है उसका मेन डिस्कोर्स जो है वो इसराइल का बयानिया है। और इस वक्त जिस तरीके से आपने फ्लोटेला की बात की, मेरे ख्याल में अगर तमाम डॉट्स को कनेक्ट किया जाए
कि जिस तरह से फिजाई जो है वहां के ऊपर जारहियत को तेज कर दिया गया, समुद्री दहशतगर्दी के हम देख रहे हैं वहां पे, और जो बर्बरियत बड़ी तौर के ऊपर, जमीनी तौर के ऊपर हमने देखा जब उन्होंने वहां पे इंकर्जन की, और जिस तरह से यूनाइटेड नेशन का एक तरह से नो डाउट उनकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं इन सारे मामला को, ये ओपन एंड शट केस है कि इजराइल किसी सूरत के अंदर इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं लेके जाना चाहते, और हमास जो है उसे पेंट कर रहे हैं कि इरिटेंट फैक्टर हमास है। तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया जो है बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि डोनाल्ड ट्रंप वो वाहिद शख्सियत है जो कि नेतन्याहू को इस चीज से रोक सकते हैं। वो वेपन भी वहां प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले उनकी सेनेट की कमेटी जो थी उसने भी उन्हें इंडेफिनिट पीरियड के लिए अगले साल तक असला देने की बात की है कि हम पैसे बाद में ले लेंगे, आप जितना वेपन लेना चाहते हैं लें। तो मेरे ख्याल में ये चीज साबित हो चुकी हुई है कि वो टाइम बाय कर रहे हैं। वो मुसलसल तौर के ऊपर एथनिक क्लिंजिंग का अपना जो एक उनका नैरेटिव है उसी को परसू कर रहे हैं, और वो चाहते हैं सेफ जोन से भी ये निकल जाए। और मुकम्मल जो सारी सूरत हाल उससे लग रहा है कि वो सिर्फ वो स्ट्रिप को ऑक्यूपाइड नहीं करना चाहते, बल्कि वो फलस्तीनी और मुसलमानों को ही मिटा देना चाहते हैं। क्योंकि एक तो भूख प्यास से मारना, जो एड लेकर जा रहे हैं उनको रोकना, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे कह रही है कि इनका मकसद ही ये रोकना ये था कि ऑब्वियसली ना वहाँ पर इमदाद पहुँचे, ना वहाँ पर मेडिसिन पहुँचे, लोग वैसे ही मर जाएं। और जो अब जैसे मैंने रिपोर्ट भी किया कि UN ये कह रहा है कि जो इन्होंने सेफ जोन्स बनाए हुए हैं वो भी डेथ प्लेसेस है, वहां पर भी ये महफूज नहीं है फलस्तीनी। सो उनको निकालना मकसद नहीं है, उनको मिटाना मकसद है, ये दिखाई दे रहा है। तो आप समझते हैं कि इनको रोकने के लिए अब आज जैसे चाइनीज इनकी भी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि जो US बार बार विटो कर रहा है ये गलत है और अब इनको अनकंडीशनल और परमानेंट सोल्यूशन सीज फायर के लिए करना होगा। तो चाइना इस सूरत में आगे बढ़ सकता है, रशिया और चाइना? जी, वो तो बड़े वोकल हैं। दोनों कंट्रीज जो हैं पिछले 6 जो करारदादें आ चुकी हैं सलामती कौंसिल के अंदर, उन्होंने मुकम्मल तौर पे फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया है। और हम बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है कि पूरा वेस्ट इन दोनों कंट्रीज को नॉन डेमोक्रेसीज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पेंट करता था कि ये जमहूरी रवायात के जो है पासदार नहीं है, इंसानी हकूक की पामाली करते हैं। लेकिन आज वही जो है इस अलम को थामे हुए यूनाइटेड नेशन के फोरम के ऊपर डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की जो बदनीति है वो इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर अयां है पूरी तरीके से। और जो हम पहले बात कर रहे थे फ्लोटेला की, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इनका नारा है कि मशरक़ के वुस्ता में हम वाहिद जमहूरियत है, जबकि हालत इनकी ये है कि 1583 इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेडिकल जो वर्कर है उनको कत्ल किया है पिछले 2 साल के दौरान। 242 वहां पे फलस्तीनी जो जर्नलिस्ट थे उनको वहां पे शहीद किया है। उसके अलावा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी नहीं है दुनिया की जो वहां पर रजा कराना जो अपनी खिदमात दे रहे थे उनके लोगों को वहां के ऊपर जो है वो बर्बरियत के साथ चले। उस्मान साहब एक चीज में कमेंट कीजिएगा। उस्मान साहब अभी आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड क्या है? देखे ना आज असम्बली में जिस तरीके से इसहाक डार साहब ने कहा कि OIC 56 मालिक का लार्जेस्ट वो कहते हैं मल्टीलैटरल फोरम है, नाकाम हो गया, अरब लीग नाकाम हो गई, यूनाइटेड नेशन नाकाम हो गया, और फिर वो कह रहे हैं ये 8 मालिक जिनमें वो कहते हैं 3 गैर अरब मालिक हैं, बाकी अरब मालिक हैं, ये कोशिश कर रहे हैं मामलात को ठीक करने के लिए। आपको गोइंग फॉरवर्ड में क्या लगता है? कहा जा रहा है कि आज छुट्टी है, कल शायद राब्ते होंगे। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो अब अपनी साख को बचाने के लिए, अपना इस 20 पॉइंट के मायदे को बचाने के लिए कोई एफर्ट करेंगे? और जो जिन खदशात का इजहार किया है हमने और बाकी ममालिक ने कि हमारा ये ड्राफ्ट में चीज़ें थी नहीं जो शामिल कर ली गई हैं, आपको लगता है इससे वो कुछ पीछे हटेंगे, कोई बीच का रास्ता ढूंढेंगे? जी डेफिनेटली। डोनाल्ड ट्रंप जो है, मैंने हमेशा कहा है कि वो बड़े एरेटिक आदमी है। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ है, वो किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं। एक हफ्ते पहले 8 मुल्कों के सरबराह से मुलाकात करने के बाद जो उन्होंने हरकत किया वो डेफिनेटली उससे डेविएट कर सकते हैं। असल में वो वाटर टेस्टिंग करते हैं, वो वाटर बैलून फेंकते हैं और देखते हैं रिएक्शन क्या आता है। तो मेरे ख्याल में बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। अभी मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन का मूवमेंट है। ये 57 मुसलमान मुल्कों को जब तक ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कतर के साथ मिलकर सेफ फरीकी मुज़ाकरात करें, 8 मुल्कों को एंगेज करें, लेकिन 51 कंट्रीज को बिल्कुल लूप में ना लें या ईरान को इससे बाहर रखें, मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड को सोचना चाहिए कि क्या वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर दुनिया नहीं कर रही, ये 57 मुसलमान मुल्क मेरे ख्याल में जब तक बैठेंगे नहीं, इजराइल को वो स्टर्न मैसेज नहीं जाएगा।
और मेरे ख्याल में इसी चीज का वो फायदा उठा रहे हैं, रीजन के अंदर है। और डोनाल्ड ट्रंप की जहां तक बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा मगरिब का बयान किया है जब वो यूएन में खड़े थे। अल्ट्रा राइट जितने वहां पर नेशनलिज्म है उसकी बात की, एक दफा पैलेस्टाइन का वर्ड नहीं कहा, फलस्तीन की बात नहीं की, इजराइलियों की बात की या गमालियों की बात की। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप कितना ऑब्वियस दुनिया को बता दें कि वो किसके साथ खड़े हैं। 2.5 साल में हमने उनका झुकाव देखा किस तरीके से नेतन्याहू के साथ है। तो इस टाइनी मिनॉरिटी ने पूरी दुनिया को आगे लगा रखा है। और मुसलमान जो है वो ना सिर्फ मुस्लिम, बल्कि अगर आप देखें वेस्ट के अंदर देखें, इटली की तमाम यूनियन प्रोटेस्ट कर रही हैं। मेरे ख्याल में इंसानियत को समझने वाले लोग अक्रॉस द ग्लोब जहां पे हैं वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं। इंसानी हकूक के इदारों से लेके जो इंटरनेशनल प्रेस है, फ्री मीडिया, वो बात कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि ये दुनिया रियल पॉलिटिक्स की दुनिया है। ये दुनिया जो है हार्ड पार को देखती है और वो मुसलमानों के एंड के ऊपर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो ऐसी सूरत में चाइना का नो डाउट बड़ा रोल है। लेकिन फिर वही बात करते हैं कि जब तक चाइना को दफाई मुआहदे नहीं करता मिडिल ईस्ट के अंदर, या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ग्लोबल साउथ की तरफ ध्यान नहीं करते और ओवर रिलाई की जो पॉलिसी रही है माजी में अमेरिका और यूरोप की तरफ, उससे पीछे नहीं हटते, तब तक ये पैटर्न जो है ये कंटिन्यू रहेगा। आपको इस पैटर्न को तोड़ना, ब्रेक करना पड़ा, मैडनेस को समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच उस्मान बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो मामला इस वक्त चल रहे हैं उस पर हम तजिया और खबर आपके सामने रखें। वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, जहां पर हम देख रहे हैं कि पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट हो रहा है और निज़ाम ज़िंदगी वहां पर मफलूज हो गया। हुकूमती वफ्द और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान इस हवाले से टॉक्स भी जारी हैं और वज़ीर आज़म ने नाखुशगवार वाक़यात पर तशवीश का इजहार भी किया और वज़ीर दिफा का कहना है कि मुजाहिरीन को मकबूजा कश्मीर की नस्लों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। लेकिन अब ये जो कशीदगी है, एक तो इसकी वजूहात क्या हैं, दूसरा ये कि हमने लास्ट ईयर भी देखा था कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, बार बार कशीदगी पैदा होने की वजह, साथ साथ अब क्या ये मामला दुरुस्त समत में जाएंगे, इसी पर एहतशाम साहब से खबर भी लेते हैं और तजिया भी लेते हैं। एहतशाम साहब, ये क्या रीज़न्स है वहाँ पर कि एहतजाज और फिर ठीक ठाक वहाँ पर वायलेंट किस्म का प्रोटेस्ट वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद अब वज़ीर आज़म भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। टॉक्स तो चल रही हैं, लेकिन क्या इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हम ना ये 2023 से मामला चल रहा है। 2023 में भी आज़ाद कश्मीर में जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी और वो इसका कंटिन्यूशन चल रहा है। मुतालबात उनके थे, ज़्यादातर मान लिए गए थे और नए मुतालबात में एक ये भी है कि जी वो 2023 में जो कुछ नोटिफिकेशन होने थे, कुछ हो गए थे, कुछ नहीं हुए थे। अगर से अमल दरामद उन पर हो गया था, लेकिन बहरहाल उस मामले को रोक दिया गया और अब लेटेस्ट जो बातचीत है वो इस वजह से रुक गई है, जो कल हुई और फिर आज फिर दोबारा से शुरू होगी। वो कहते हैं हमारे 9 मेंबर हैं, 3 डिवीज़न जो आज़ाद कश्मीर के हैं वहाँ से उन्होंने आना है, 4 आ गए हैं, बाकी लोग 5 नहीं आ सके। उसकी बुनियादी वजह वो कह रहे हैं कि जी टेलीफोन नहीं है, इंटरनेट की सर्विस नहीं है, ये पहले बहाल करें और उसके बाद जो है ना फिर हम बातचीत करेंगे। तो उम्मीद है कि वो जिस तरह लोग वहाँ पे गए हुए हैं तो बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। अब 2-3 बड़े अहम सवाल हैं। एक तो ये कि हमने जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया हुआ ना 38 पॉइंट का, वो इतने ज़्यादा आमतौर पे ये होता है कि जब भी आप कोई तहरीक चला रहे होते हैं, तजर्बा यही बताता है, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे 2-3 मुतालबात होते हैं। अब 38 मुतालबात हैं, उनको पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हैं, लेकिन 3-4 बड़े मुतालबात हैं जिनका मैं जिक्र कर देता हूँ, जो रिपोर्ट भी हो रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बात जो वो कह रहे हैं कि जी जो कश्मीरी मुहाजिरीन आमना रहते हैं ना पाकिस्तान में, उनकी 18 सीटें हैं। वो कहते हैं जी 18 सीटें इनको ख़त्म करें। एक ग्रुप कह रहा है उनमें से कि 12 सीटें हैं, 12 सीटें उनको ख़त्म कर दिया जाए। कुछ कहते हैं हाँ जी 12 है, कुछ कहते हैं इनको 6 कर दिया जाए। एक ये डिमांड है। फिर वो कह रहे हैं मंगला और जेलम की हमें जो है ना वो रॉयल्टी दी जाए बिजली की। आधी रॉयल्टी तो उनको दी जा रही है, बिजली तो आप देख लें कि आपको शायद हैरान होंगी सुन के आमना कि आप 35 रुपये 36 रुपये पर यूनिट दे रही हैं, वहाँ पे 3 रुपये फ़ी यूनिट जो है ना बिजली इस वक्त दी जा रही है आज़ाद कश्मीर में। फिर वो कह रहे हैं आज जम्मू कश्मीर एक सियासी पार्टी है, उसको कहते हैं दहशतगर्द करार दे के डिक्लेयर किया जाए और उनको बैन कर दिया जाए। फिर उसमें एक बड़ा मुतालबा उनका ये आ रहा है कि जी मोबाइल कंपनियों की लूट मार को ख़त्म किया जाए। अब आप हाँ जी, ये कैसे आप ख़त्म करेंगे? फिर वो कहते हैं मराजियात तक ये जो एलीट क्लासेज हैं इनके
बरात ख़त्म की जाए, वो आइडेंटिफाई करेंगे कैसे होंगी। फिर वो कह रहे हैं कि जी फ्री और यकसा तालीम जो है ना वो दी जाए। पूरी दुनिया में फ्री और यकसा तालीम नहीं है, वो मांग रहे हैं। अच्छा, बिजली की कीमत कम करने की तो और बात कर रहे हैं, आटे और बिजली के बारे में कह रहे हैं कि नए सिरे से कानून साजी की जाए। इस तरह के और उनके कुछ मुतालबात हैं। देखिए आमना, अब मैं आपको वजूहत बता देता हूँ ये कैसे शुरू हुआ मामला। आमतौर पर आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल नॉर्मल रहती है और आप सुन के हैरान होंगे, डेफिनेटली आपको पता भी होगा कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आज़ाद कश्मीर का है, वो तकरीबन 90% के करीब है, शायद थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी है। अब ये मसला आज़ाद कश्मीर में हुआ 2021 में, और जब PTI की हुकूमत वहाँ बनी थी, और एक साहब हैं सरदार तनवीर इलियास, वो जो सेंटोरफ बहुत बड़ा यहाँ पे मॉल है उसके मालिक हैं, उनको जब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और उनकी सियासी उम्र 6 माह की थी जब उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और ये उन पर इल्ज़ामात हैं, ओपनली एलिगेशन है कि वो पैसा लगा के वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। कुछ अर्से के बाद इख्तलाफात पैदा हुए, उनको हटा दिया गया। अब वहाँ पे एक और साहब हैं जिनका नाम है चौधरी अनवारुल हक साहब। ये भी कोई इतनी लंबी चौड़ी सियासी बैकग्राउंड नहीं है, और वो हैं, और अब तक के इतलात के मुताबिक जो है ना वो मामलात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उनके बारे में आमतौर पे लोगों को शिकायत है कि जी लोगों की एक्सेस नहीं है उनके पास। और ये भी माजरत के साथ आमना कहा जाता है कि वो दिन के 4 बजे सो के उठते हैं। अच्छा। और वो कहते हैं कि जी टोटल डिसकनेक्ट है लोगों के साथ। एक ये भी बड़ी वजह बता रही है कि वहाँ पे अनरेस्ट क्यों है। अब सवाल ये कि ये जो तशद्दुद हुआ 2-3 दिनों में, आपने देखा 9 लोगों की शहादतें हुई हैं, जिसमें आपने देखा सिक्योरिटी के पुलिस के लोग भी हैं, और इसमें ये पहली दफ़ा देखा गया, और ये शवाहिद बता रहे हैं कि इन कमेटी में कुछ लोग छुपे हुए हैं जिन्होंने तशद्दुद किया। वो कौन लोग थे? और दूसरी बात है हमना कि इस कमेटी में कोई भी सियासी आदमी नहीं है। ये कौन लोग हैं? कोई कारोबारी लोग हैं, कहाँ से लोग आए हैं कुछ नहीं पता। एक साहब अमजद साहब एडवोकेट हैं, वो परसों लंदन से वापस आए थे, उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया। अब बुनियादी सवाल ये कि जो भी बातें आपने करनी है मनवानी है, आप बैठ के बातें करें। और ये जो तशद्दुद का रास्ता अपना लिया गया है, और बदकिस्मती से हम ना देखें ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा, उधर मकबूजा कश्मीर में भी हो रहा है। लद्दाख में आपने देखा कुछ सिमिलैरिटीज़ वहाँ पर भी हैं। वहाँ पर लीडर है एक सोनम वांगचुक, वो जो लद्दाख के बारे में कह रहे हैं कि जी इसको अलहदा सूबा डिक्लेयर किया जाए, उसको गिरफ्तार करके तो उन्होंने अपना किसी और जेल में भारत की उनको बंद कर दिया है, और इसी तरह से वो और डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। अब सवाल ये कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाएगा। देखें जो जायज़ मुतालबात हैं हमना वो तो ज़रूर मानने चाहिए। और दूसरा, मैं एक आम शहरी की हैसियत से मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क में हर वो बंदा, छोटी जमात है, सियासी जमात है, गैर सियासी जमात है, कुछ लोग हैं तो वो फ़ौरन जलसा जुलूस पे आ जाते हैं। आज 4 महीने के बाद इस्लामाबाद में मेन, अगर आप इस्लाम ने डेफिनेटली देखा होगा, सुपर मार्केट का रास्ता बंद हुआ था, आज अब खुला है। अब कल आपने देखा प्रेस क्लब में भी गए कुछ लोग, उनके वहाँ प्रेस क्लब में आपने देखा अखबार वालों को भी मारा गया, और बहुत ज़्यादती की गई, पुलिस ने मारा, बुरे तरीके से मारा। कैफेटेरिया में लोग जो खाना खा रहे थे उनको मारा। ठीक है, वो तलाल चौधरी साहब जाके वहाँ माफ़ी मांग के आ गए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। अब देखें पूरे मुल्क में वो एहतजाज कर रहे हैं, जितनी हमारी सहाफ़ियों की बरादरी है, उनके जितने भी अदारे हैं। अब सवाल ये है कि इस हद तक क्यों जाना पड़ा। लेकिन ना तशद्दुद का रास्ता हमारे सिक्योरिटी के अदारे अपनाएं या कोई और अपनाएं, ये गलत है, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये भी है कि आमना के हर छोटे बड़े मसले के लिए आप सड़क पे, अभी चंद दिन पहले हुआ कि इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में आमना गैस नहीं आ रही थी, लोगों ने कहा उठो, उनको 200 बंदा आके ना मेन हाईवे के ऊपर बैठ गया। अब वो एक मुसीबत बन गई, लोगों को क्या किया जाए। फिर लोग गए, उनको उठाया गया और रात को उनकी गैस बहाल कर दी गई। अब देखें यहाँ पे एक ट्रेंड बन गया कि जिसने को अपना मकसद हासिल करना वो सड़क पे आ जाए। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही बुरा तरीका है। इस हवाले से तो मैं इस बात के हक़ में हूँ कि हमारी रियासत को बहुत तकड़ा होना चाहिए नाजायज़ मुतालबात मानने के लिए, और ख़ास तौर पर पब्लिक को तंग करने के हवाले से, उनका सुकून छीनने के हवाले से जो कुछ किया जाता है उसको सख्ती से कुचला जाए। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब ने बड़ा अहम इस पर तजिया और इंसाइट्स वहाँ पर इस वक्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में क्या सिचुएशन है उसके हवाले से बताई। आगे बढ़ते हैं, एक और स्टोरी हमसाया मुल्क भारत से ऐड करते हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार में भारत जराइम की आमाज का बनता जा रहा है। इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 1 साल में जराइम की शरह में 7.2% इजाफा हुआ है और 62 लाख से ज़ायद केसेस दर्ज हुए हैं। साइबर क्राइम के केसेस 86,000 से बढ़ गए हैं, जबकि अगवा के वाक़यात 7,09,880 से तजावुज़ कर चुके हैं। बच्चों के खिलाफ जराइम में 9.2% इजाफा हुआ और 40,000 से ज़ायद मासूम बच्चे ज़्यादती का शिकार हुए।
लेकिन कब तक ये सारी सिचुएशन चलती रहेगी? क्या इस पे जो हम ग्लोबली प्लेटफॉर्म्स हैं, मुतालिका इदारे हैं, क्या वो इस हवाले से कोई एक्शन आने वाले वक्त में ले सकते हैं? इसी पर बात करने के लिए हमाद रोहिला लॉ एक्सपर्ट भी हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मामला पर बात भी करते हैं, अपना तज्जिया पेश करते हैं। थैंक यू सो मच हमाद, ये जो अभी हम देख रहे हैं कि भारत में बिगड़ते हुए जो हालात हैं इस वक्त और सेफ्टी के ख़ास तौर पे जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर, पहले भी हम इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट करते रहे हैं और पाकिस्तान को जिस तरह से हम देखते हैं कि टूरिज़्म के लिए पाकिस्तान बड़ा सेफ़ समझा जाता है, यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े हम्बल हैं और जिस तरीके से वेलकमिंग है, और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि ये उतना ही अनसेफ है टूरिज़्म के लिए भी, ना सिर्फ टूरिस्ट के लिए बल्कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो भी वहाँ पर अब अनसेफ फील करते हैं। वहाँ पर मैंने जिस तरह के स्टैट्स सामने रखे हैं, ये सारे सिचुएशन को देखते हुए ग्लोबली भारत का इमेज तो मुतासर हो रहा है, लेकिन कितना नुकसान इंडिया को उठाना पड़ सकता है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि बाकी प्लेटफॉर्म्स, अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती हैं उस पर बात भी करते हैं, पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है, तो क्या भारत जैसे इकोनॉमिकली जो मजबूत मुल्क है उसको भी आने वाले वक्तों में कुछ टफ टाइम मिल सकता है इस सिलसिले में? जब कोई स्टेट ही अगर हमें नजर आ जाए कि वो एग्रेशन पे उतर आई है या वो इमेच्योर बयान दे रही है, तो ऐसे माशरे से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि वहां पर इंटरनली कोई हालात बेहतर होंगे। हर चीज का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। अगर कोई हुकूमत इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी पूरी नहीं कर रही तो उसका रिफ्लेक्शन हमें उसके इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जरूर नजर आएगा। हम लोग हमेशा से एक कहावत सुनते आए हैं कि आप जिस चीज का बीज लगाएंगे वही काटेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपने गंदम का बीज लगाया तो गंदम ही की फसल होगी। मुमकिन ही नहीं है कि अगर गंदम का बीज लगाया तो आगे से चना निकल आए। सियासतदान जो तकारीर करते हैं, अपनी कैंपेन्स के दौरान ऐलानात करते हैं या गवर्नमेंट में आने के बाद जो पॉलिसीज रखते हैं, ये वो बीज होती हैं जिसका खुमियाजा कुछ अर्से के बाद, जिसको फसल की सूरत में अवाम को काटना पड़ता है, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। इस वक्त जो सारा जिक्र आपने किया, लॉ एंड ऑर्डर का बताया, स्टैट्स बताया, ये सारी सूरत हाल ऐसी है भारत की जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारत की अपनी बनाई हुई एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज हैं, कि अपनी इंटॉलरेंट पॉलिसीज हैं जो उसके सामने आ रही हैं। आपने जैसे कहा कि वहां के अपने लोग भी महफूज नहीं है, तो वहां नजर आता है कि वहां के रहने वाले एक मखसूस तबका, माइनॉरिटीज का, खासतौर पर मुसलमान, उनको तो हर वक्त टारगेट किया जाता है। उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को, सोशल आइडेंटिटी को मशकूक बनाया जाता है। तो ये असरात सिर्फ माइनॉरिटीज की हद तक तो नहीं रहते, फिर आपको क्लियरली उसको सोशल फैब्रिक में नजर आते हैं, और जहां पर सोशल फैब्रिक इंटैक्ट ना हो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल दस्तजार नजर आते हैं। बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिनको कोट किया जा सकता है। अगर हम सिर्फ हालिया इंसिडेंट्स की बात करें जो इस वक्त जिनके बारे में भारत में भी बहुत शोर किया जा रहा है, उनमें से चंद की बात मैं आपके सामने कर देता हूं कि कैसे सिस्टमैटिकली डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, जिसकी वजह से सोशल फैब्रिक खराब हो रहा है और उसका एंड रिजल्ट हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में नजर आ रहा है। राजस्थान के इलाके में वहां एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है टोंक। वहां पर एक नाबालिग लड़की एकेडमी जा रही थी, तो वहां पर रास्ते में चंद अवाश लड़कों ने उसके साथ कोई बदतमीजी की, उसका पीछा किया, एकेडमी तक चले गए। और जब वो एकेडमी पहुंचे तो वहां के टीचर को जब पता चला कि वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने उसको मना किया और कोई हाथापाई हुई, पुलिस ने उनको पकड़ भी लिया। ये इंसिडेंट इटसेल्फ एक बहुत बदनुमा इंसिडेंट है, ऐसे नहीं होना चाहिए। वहां पर खवातीन के लिए भारत में हम देखते हैं कि ज्यादा मखसूस मसाइल हैं, नहीं होने चाहिए, लेकिन ये मजीद भद्दा इंसिडेंट तब बन जाता है जब इसको मजहबी रंग लगा दिया जाता है। अगर आप मीडिया की हेडलाइंस वहां पर देखें, आप पॉलिटिकल रेटरिक देखें वहां पर, तो इसको अब एक ऑर्डिनरी और इंडिविजुअल क्राइम नहीं बताया जा रहा, ये एक मुस्लिम क्राइम बन के सामने आ रहा है। ये एक बहुत मेरे नजदीक तो एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम है भारत के लिए, कि वहां पर जब भी कोई एक्यूज अगर मुसलमान होता है, उस जुर्म में कोई मुसलमान सामने आता है, उसके ऊपर इल्जाम लगता है, तो उसको एक बहुत एक्सट्रीमिज्म के नजरिए के साथ, इस्लामोफोबिक लेंस के साथ फ्रेम किया जाता है। उसका नतीजा ये होता है कि जो इंसिडेंट होता है उसके फैक्ट्स कुछ डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, माशरे में मजीद नफरत भी फैलती है, जस्टिस उस इंसिडेंट में भी सामने नहीं आता, और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी इन्वॉल्व होती है उसको कलेक्टिवली तमाम लोग सस्पिशियस नजर से देखने लगते हैं। एक और खबरें जो इस वक्त बहुत सामने आ रही हैं वो यूपी के बारे में एक खबर है। वहां पर बताया गया है कि बरेली की वो खबर है। आप और हम जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि वहां के शहर के लोग कुछ मखसूस नारे, स्लोगन, टैग लाइन्स बना लेते हैं अपनी एक शनाख्त लोगों को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए। ये नारे शहरों के नाम पे भी होते हैं। अगर कोई और चीज उनके दिल के करीब है तो उसके बारे में होते हैं, जैसे कि आई लव इस्तांबुल, इस किस्म के आई लव लंदन, ऐसे आप टैग लाइन देखते हैं। बरेली के मुसलमानों ने ऐसी एक टैग लाइन बनाने की कोशिश की। उन्होंने टैग लाइन बनाई आई लव मोहम्मद।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा वो अकीदा है जो आपकी और मेरी शिनाख्त का हिस्सा है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन भारत की हुकूमत ने इसको एक मुख्तलिफ नजरिए से देखा। उन्होंने इसको ऐसा समझा कि जैसे कोई बहुत बड़ी बगावत शुरू हो गई है। उस इलाके में इंटरनेट को काफी देर के लिए बंद कर दिया गया, उन लोगों के ऊपर बेतहाशा लाठीचार्ज किया गया, उनको बख्तरबंद गाड़ियों में डाला गया, उठा लिया गया वहां से। तो ऐसे इंसिडेंट्स जब हमारे सामने आते हैं तो ये चेहरा मजीद बेनकाब होता हमें नजर आता है कि वहां पर आप लोग ये तो कह सकते हैं कि आई लव सचिन या आई लव काओ या कुछ भी कह सकते हैं, मगर आप अपने मजहबी फ्रीडम का इजहार नहीं कर सकते। आई लव मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम नहीं कह सकते। और ये बात ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान में बैठ के कह रहे हैं, वहां के अपने लोग इस चीज को मान रहे हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट इस बात को मान रहे हैं कि वहां पर आप भारत में आई लव मोदी तो कह सकते हैं, लेकिन आई लव मुसलमान कहने के ऊपर आपके ऊपर कई मसाइल सामने आ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का नाम लिया जाएगा, आपके राइट्स को सप्रेस किया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, जो डेंजरस डबल स्टैंडर्ड है जो भारत लेकर चल रहा है। वहां के आइन के अंदर एक कहा तो गया है कि तमाम लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, माइनॉरिटीज को भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा और इनको गारंटी दी जाएगी और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें सब झूठी हो जाती हैं जब हम देखते हैं ऐसे इंसिडेंट्स को देखते हैं जहां पब्लिक ऑर्डर के नाम के ऊपर उसका एक्सक्यूज बनाकर राइट्स को सप्रेस कर दिया जाता है। इन दोनों इंसिडेंट्स को अगर आप इकट्ठा करके भी देखें तो आपको समझ आती है कि जहां पर मुसलमान आएंगे वहां पर वो मुस्लिम क्राइम बन जाएगा, वो एक ऑर्डिनरी क्राइम नहीं रहेगा। और जहां पर माइनॉरिटीज आएंगी या माइनॉरिटीज में कोई भी आएगा तो वो अपने रिलीजन को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपने रिलीजियस फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे में जैसा मैंने कहा कि जब ऐसा माहौल बन जाता है तो सोशल फैब्रिक इंटैक्ट नहीं रहता, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होते हैं, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रहता। लोग लॉ इन्फोर्समेंट कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर भरोसा नहीं करते। जी बिल्कुल सही है। और फिर ये एक लावे की सूरत में हम देखते हैं कि सामने आता है और फिर जब ये फटता है तो इसके जो असरात हैं वो फिर दूर दूर तक फैलते हैं। बहुत शुक्रिया हमाद रुहिला इस हवाले से बात करने के लिए। हमारे साथ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और स्टोरी है उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात कर लेते हैं चाइना ने जो नया वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है साइंटिस्ट और जो माहिरीन हैं आईटी के उनके लिए। ये के वीज़ा ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका HB1 दरख्वास्तों पर सालाना $1 लाख फीस आयद कर चुका है। माहिरीन के मुताबिक चाइना का ये इकदाम जनूबी एशिया समेत आलमी टैलेंट के लिए एक पुरकशिश मुतबादल साबित हो सकता है। चाइनीज हुकाम इस हवाले से कह रहे हैं कि ये वीज़ा मुल्क की तरक्की और तहकीक में नई रूह फूंकेगा। सोशल मीडिया पर इस खबर ने धूम मचा दी है, जहां मुतालिका हैशटैग्स 2 दिन में आधे अरब व्यूज तक पहुंच गए हैं। लेकिन दूसरी ही जानिब चाइना को एक बड़े दाखिली चैलेंज का सामना भी है। मुल्क में यूथ की बेरोजगारी की शरह 19% के करीब है। मजीद ये कि रिकॉर्ड 12.2 मिलियन नए ग्रेजुएट्स एक सख्त मईशत में रोजगार की तलाश में हैं। ये तजाद चाइनीज पॉलिसीज जो हैं उनके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। अब वहाँ से हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो यूथ है वो इस हवाले से नाला दिखाई दे रही है। किस तरह से मामला बढ़ेंगे और पाकिस्तान के लिए इसमें किस हद तक अपॉर्चुनिटीज़ है, कितनी पोटेंशियल के हम देख रहे हैं। जैसा कि टेक्स सेक्टर में इसी हवाले से बात करने के लिए हमें कंवल चीमा साहिबा ने ज्वाइन कर लिया, IT एक्सपर्ट। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। कंवल चीमा साहिबा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त IT सर्विसेज हैं और फ्रीलांसिंग है वो ग्लोबली उसकी डिमांड हम तेज़ी से बढ़ती हुई देख रहे हैं, बड़ी पोटेंशियल भी है IT सेक्टर में। तो अब ये जो नया वीज़ा लॉन्च हुआ और पाकिस्तान और चाइना का जिस तरह का रिलेशनशिप है वो पूरी दुनिया के सामने है, हमारी जो फ्रेंडशिप है, तो उसको देखते हुए पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तानी IT प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए किस हद तक अपॉर्चुनिटीज़ हैं? चाइना इस वक्त IT की फील्ड में बहुत आगे निकल रहा है और इनफैक्ट उन्होंने अपने चाइना में बैन कर दिया है कि वो एनवीडिया की चिप्स भी अब नहीं ले रहे, जो कि कहा जाता था कि सिर्फ एनवीडिया ही की चिप्स हैं जो कि AI का बिल्डिंग ब्लॉक है। चाइना ने उसका ऑल्टरनेट निकाल लिया है। तो इस वक्त जबकि US में क्लैम्प डाउन शुरू हुआ है नए टैलेंट के ऊपर, नए वीज़ाज़ के ऊपर, चाइना ने उस अपॉर्चुनिटी को सीज़ किया है और चाइना ने इंस्टेड उस टैलेंट को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया हुआ है। तो आई थिंक ये चाइना ने तो बहुत एक पावर मूव किया है और बहुत अच्छा एक मूव किया है कि पहले ही चाइना IT की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत तेज़ी से बहुत आगे निकल रहा है। और भी जगहों पे भी हम देख रहे हैं कि चाइना इज़ इमर्जिंग एज ए न्यू सुपर पावर।
तो और जबकि वेस्ट अपनी डिक्लाइन पे है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक पाकिस्तान बीइंग सो क्लोज टू चाइना, हमारा बॉर्डर चाइना के साथ शेयर होता है और हम इस अपॉर्चुनिटी का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखें, वी आर द 6th यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। चाइना की जो पॉपुलेशन है, बेशक यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं मगर फिर भी वो एक एजिंग पॉपुलेशन है। चाइना डज नॉट हैव अ डेमोग्राफिक एडवांटेज बट पाकिस्तान डज। पाकिस्तान के पास ये जो 6th यंगेस्ट पॉपुलेशन है या 5th यंगेस्ट गालिबन पॉपुलेशन है हमारी, ये हमारा एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज है। तो इस एडवांटेज को इस्तेमाल करते हुए जहाँ जहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी जो है वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है, तो उसको हमें सीज करना चाहिए फिर sure। अच्छा, वैसे जो हमारे इस वक्त जो चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है वो देखते हुए, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो ममालिक होते हैं मोस्टली वो अपने मफादात अपनी इकोनॉमी के हवाले से जो देखते हैं। अब भारत में भी हम देखते हैं कि जो टैलेंट पूल है वो पाकिस्तान से काफ़ी वास्ट भी है, क्योंकि भारत वैसे भी पाकिस्तान से एक तो आबादी के लिहाज से बड़ा भी है और इस IT में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो उनमें काफ़ी पोटेंशल है। तो ये किस हद तक पाकिस्तान को भारत की तरफ से एक चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, भारत के साथ तो भी हमारा कोई कंपैरिजन है ही नहीं। भारत हमसे इस वक्त बहुत आगे है। ये कहना कि भारत के साथ इस तरह से कंपैरिजन स्पेशली IT की फील्ड में थोड़ा सा नाइव होगा, क्योंकि भारत में बहरहाल जो कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं उनके हेड ऑफिस भारत में है, या एटलीस्ट उनका सेकंड हेड ऑफिस भारत में है। तो भारत हमसे बहुत आगे है। भारत की जो IT एक्सपोर्ट है $300 बिलियन से ज़ायद की, और हमारी तकरीबन $3-4 बिलियन है, तो हमारा उनके साथ कंपैरिजन नहीं है। बट डू यू थिंक चाइना इस सिलसिले में पाकिस्तान को थोड़ा लेवरेज देगा? देखिए, हर मुल्क ने चाइना को पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। हर मुल्क ने अपना मफाद देखना होता है, अपनी इकोनॉमी का मफाद देखना होता है, और अगर उस तरह से देखा जाए तो चाइना को सूट करता है कि वो पाकिस्तान को लेवरेज दे, इसलिए क्योंकि चाइना और इंडिया आपस में एक कंपटीशन में है। चाइना और इंडिया दोनों जो है वो इस रीजनल कंपटीशन में है, जहाँ पे वो इस रीजन में एटलीस्ट इस रीजन का सुपर पावर बनना चाहते हैं। तो इसलिए चाइना को सूट करता है कि वो बजाय कि इंडियन यूथ को इनेबल करे, वो पाकिस्तान को इनेबल करे, क्योंकि पाकिस्तान अभी उस रेस में नहीं है उसके साथ। तो पाकिस्तान जो है वो चाइना को और मजबूत कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। थैंक यू सो मच कंवल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान का जो IT सेक्टर है, अगर फिस्कल ईयर 2025 की हाफ की बात करें तो $2.8 बिलियन USDT तक अब तक इन्होंने अचीव कर लिया है। पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है, और $15 बिलियन का इन्होंने जो एक टारगेट सेट किया है, देखते हैं आने जो बाकी 2-3 महीने रह गए हैं उसमें ये अचीव कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की बैकबोन ये सेक्टर बना हुआ है, और पाकिस्तान की जो IT सर्विसेज हैं दुनिया भर में ग्लोबली हम देख रहे हैं कि इसकी रिकग्निशन भी है और इसको यूटिलाइज भी किया जा रहा है। अब देखना ये है कि जो K वीज़ा है इससे किस हद तक हम फ़ायदा उठा सकते हैं पाकिस्तानी जो IT प्रोफेशनल्स हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।